अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक फोर्सेस गेज में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन मेरिट लिस्ट 2021 तमाम सिलेक्शन सेंटर पे पहुँच गई हैं। तमाम कैंडिडेट्स को कॉल आना भी स्टार्ट हो गई हैं। मंडे 3 जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम लिस्ट जो सिलेक्शन सेंटर पे पहुँच चुकी हैं उन्होंने रोल नंबर वाइज सबको कॉल करना और एसएमएस करना स्टार्ट कर दिया है। आपको इसमें मैं बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। जो मुमकिन सवाल हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इन ट्रेड के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड हैं, इसमें क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, सैलरी कितनी होती है, जिसमें असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी, स्टोरमैन, जीएसओ 1 एंड जीएसओ 2, एसटीएम टेक्नीशियन, ड्राइवर और कुक, इनके बारे में हम बात करेंगे। सिलेक्शन सेंटर पे पहुंचने पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओरिजिनल आईडी कार्ड, एनआईसी कार्ड, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी होगी। सबसे पहले आप सिलेक्शन सेंटर पे एंटर करेंगे तो आपके लिस्ट में नाम वेरीफाई किया जाएगा, आया कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। लिस्ट में नाम वेरीफाई करने के बाद आपको सिलेक्शन सेंटर के अंदर वेटिंग रूम में बिठा दिया जाएगा, जहाँ पे आपके बकिया डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए बंदे डिटेल होंगे। वेरिफिकेशन के बाद आपको नेक्स्ट हॉल में बिठा दिया जाएगा, जिसको ब्रीफिंग रूम कहते हैं। ब्रीफिंग रूम में वहाँ पे तमाम कैंडिडेट्स, डिफरेंट कैंडिडेट, एलडीसी को अलग, असिस्टेंट, यूडीसी, ये तीनों पोस्ट हैं क्योंकि सेम उस पर इंटरव्यू पे आती हैं, तो इनको सेम ही हाल में बिठाया जाएगा। तो इनको ब्रीफिंग दी जाएगी इंटरव्यू के हवाले से कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दी जाएगी इसमें, और इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ होगी तो उस पर भी ऑफिसर्स आपको और मैन आपको ब्रीफिंग देंगे। इस हवाले से पहले से आपको बता दिया जाएगा कि आप जिस ट्रेड में जा रहे हैं तो उस हवाले से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। तो ब्रीफिंग में डिफरेंट ट्रेड के लिए डिफरेंट ब्रीफिंग होगी। टेक्नीशियन के लिए अलग से ब्रीफिंग दी जाएगी और कुक्स के लिए अलग से, ड्राइवर के लिए अलग से, जीएसओ 1 के लिए अलग से, एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट का एक ही है, क्योंकि एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट एक ही स्टाफ में, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आता है। तीनों की ड्यूटीज़ भी सेम है, तकरीबन सेम है। सैलरीज़ में डिफरेंस है। असिस्टेंट 15 स्केल में आ जाता है, यूडीसी 11 में आता है और एलडीसी 9 में आता है। इसी तरह बाकी ट्रेड का भी करेंगे। जीएसओ 1 9 में और जीएसओ 2 7 स्केल में है। तो इस हवाले से ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। आपके ट्रेड के हवाले से थोड़ा सा आपको ब्रीफ़ कर लेंगे, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स का सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो इस पे कोई घबराने की बात नहीं है। कोई इतने आपको अगर अपने ट्रेड, जिस ट्रेड पे अप्लाई किया है, थोड़ा सा उसको पढ़ के जाना है आपने। तो सबसे पहले आ जाते हैं असिस्टेंट। असिस्टेंट जो है वो बेसिकली आप समझ लें पीए शिप की जॉब होती है। ज़्यादातर एयर हेडक्वार्टर पे डिटेल होते हैं, पेशावर हो गया, इस्लामाबाद हो गया और कराची में भी होते हैं। असिस्टेंट की जॉब के लिए ग्रेजुएशन मांगी होती है, टाइपिंग स्पीड होती है। तो इनके लिए बेसिकली ये है कि पीए शिप पे होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं या ऑफिसर होते हैं उनकी मीटिंग अरेंज करना और उनके लिए ड्राफ्ट टाइप करना, इस तरह की जॉब होती है। बाकी यूडीसी और एलडीसी ये दोनों सेम ट्रेड पे आ जाते हैं। इन्होंने टाइपिंग करनी होती हैं, जितने भी लेटर टाइप करने होते हैं, तो इस टाइपिंग के हवाले से होता है। इसमें सवाल तीनों के लिए सवाल है कि जो असिस्टेंट, यूडीसी और एलडीसी हैं उनके लिए यही होता है कि लेटर्स का पूछा जाता है कि लेटर्स की कितनी किस्में हैं। जो पीएफ का मेन पैटर्न है, कॉन्फिडेंशियल होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है और सीक्रेट होता है। ये 3 लेटर होते हैं जो मुख्तलिफ बनाए जाते हैं, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड। इसको याद रखना है। अपने एकेडमिक क्राइटेरिया को याद रखना है, कितने मार्क्स हैं, कौन से सन में आपने मैट्रिक की है, इंटर की है, ग्रेजुएशन की है, रोल नंबर क्या था आपका, एनआईसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं इसमें। उसको आपको याद करके जाना है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आप लेटर लिखना है तो आप किस अथॉरिटी से लिखेंगे। अगर आपको हमने बता दिया जाए कि ये लेटर लिखना है तो आप उसका क्या करेंगे। आपने जवाब देना है कि मैं ऑफिसर से पूछ के लिखूँगा, जो ड्राफ्ट बना के देंगे वही लिखेंगे।
बाकी कैटेगरी होती है, इसमें कैटेगरी ये होती है जो हेडक्वार्टर को लेटर जा रहे होते हैं तो उस पर उसको वेट करना होता है। वेटिंग के लिए जेसीओ होता है, जेसीओ से वेट कराना या ऑफिसर से वेट कराना है। वेटिंग के बाद ही उसको फाइनल करके फिर उसको प्रिंट आउट किया जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है आपने, डायरेक्ट सेंड या डायरेक्ट प्रिंट नहीं निकालना होता। ये चीज़ें आपसे पूछेंगे। सेकंड ये कि आपके से कोई सेंटेंस लिखवा लिया जाएगा, उस सेंटेंस पे आपसे पूछ लिया जाएगा उर्दू का सेंटेंस बता के कि इसकी इंग्लिश बता दें क्या है, या आपको एक पेज दे देंगे उस पर आपसे करा लेंगे, उस पर थोड़ा सा आपको करा लेंगे उस पेज के ऊपर से। उस पेज पे आपको लिख के देना होगा उसका। तो उसके बाद ये होगा कि इसके अलावा भी है कुछ सवाल, जैसे वो पूछेंगे कि पीएफ के बारे में पूछ सकते हैं, उनके रैंक्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। तो ये चीज़ें होंगी। बाकी एलडीसी क्लरिकल स्टाफ में इतना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होते, क्योंकि बेसिकली वो टाइपिंग स्पीड पे ही आपको सेलेक्ट कर चुके होते हैं, तो इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जीएचक्यू वाले और आर्मी वाले भी सेम इसी पे फोकस कर सकते हैं कि इसी लिहाज से उनकी भी प्रिपरेशन की जाती है। तो असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी का यही है, बेसिक पैटर्न यही होता है, जिन पे कोई आपको सवाल किया जा सकता है, या कोई आपको लेटर कहेंगे कि फ़लाँ को लेटर लिखना है, हेडक्वार्टर को लिखना है, या फ़लाँ बेस को लिखना है, या फ़लाँ आदमी को लिखना है, कैसे लिखेंगे। उस पर आपने रफ सा पैटर्न आपने बनाना होता है, वो आपको ब्लैंक पेज दे देंगे, उसी टाइम आपने बनाना होता है। ये हो गया। उसके अलावा एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, इसके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उस पर थोड़ा सा आपने फ़ोकस कर लेना है कि एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, ये पूरा एमएस ऑफिस पे आपने पूरा देख लेना है इसको, कि इस हवाले से भी इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सेकंड ये है कि आते हैं टेक्नीशियंस के लिए, एसटीएम टेक्नीशियन। इस पे ये है कि मुख्तलिफ़ ट्रेड के होते हैं एसटीएम टेक्नीशियन। स्केल ट्रेडमैन होता है, ये टेक्नीशियन होते हैं, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन होते हैं। इस पे डिफरेंट कैटेगरी के हो जाते हैं, एयर फ्रेम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फिटर हो जाता है, एमटी फिटर हो जाता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। ये इस पे जो आपको सवाल जवाब होंगे इंटरव्यू में, वो इस हवाले से होंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, डिप्लोमा क्या है। अगर आपके पास जिस चीज़ का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल का है तो आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड लगेगा। आपके पास मैकेनिकल का डिप्लोमा है तो मैकेनिकल का ट्रेड लगेगा। अगर कोई और डिप्लोमा है उसी रेडियो का, तो रेडियो का आपको ट्रेड लगेगा एसटीएम का। तो अगर वो नहीं है तो आप किसी शॉप से इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें, इलेक्ट्रीशियन की शॉप पे चले जाएं, 6 मंथ का सर्टिफिकेट बनवा लें कि वहाँ पे काम किया है। तो इसके अलावा अगर आप किसी और शॉप में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ से भी आप इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इंटरव्यू वाले दिन वो आपने लाजमी लेके जाना है, इसके बगैर आपके इंटरव्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। एसटीएम टेक्नीशियन जितने भी हैं उनका यही कह रहा हूँ कि इंटरव्यू वाले दिन आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बगैर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, आप उसी शॉप पे काम कर रहे होंगे, उसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, या किसी वर्कशॉप में, मैकेनिक की वर्कशॉप में काम कर रहे होंगे, गाड़ियों को ठीक कर रहे होंगे, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी सिलेक्शन में आसानी होगी, आपसे क्वेश्चन उसी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किए जाएंगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बेसिकली जो जानते होंगे वही बेसिक्स का आपसे सवाल पूछेंगे तो उसी का आपने जवाब दे देना है। तो डिप्लोमा वाले, डीएई वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती है, तो लेकिन मैट्रिक साइंस वाले का भी कोई इसमें ये नुकसान नहीं है कि उनको नहीं सेलेक्ट किया जाता, उनकी भी सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है डिप्लोमे का और एक्सपीरियंस का। अगर आप सिर्फ मैट्रिक साइंस पे भर्ती भी हो जाते हैं तो आपको ट्रेड जो है ना उनकी मर्ज़ी का लगेगा, जो वो ख़ुद लगाएंगे। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा, कोई एक्सपीरियंस है तो उस पर यह फ़ायदा होगा कि आपकी मर्ज़ी का ट्रेड लगेगा। मतलब आप प्रीवियसली आप इलेक्ट्रिकल का एक्सपीरियंस है तो आपको वो ट्रेड मिल जाएगा। अगर आप किसी मैकेनिक शॉप पे करते हैं वो मिल जाएगा, कारपेंटर का करते हैं तो वो मिल जाएगा, पेंटिंग का करते हैं तो वो मिल जाएगा। तो बेसिकली ये फिर एयरक्राफ्ट पे और बाकी जहाँ जगहों पे ज़रूरत होती है इसके, उस हिसाब से आपको फिर उस पर ट्रेड अलाट किया जाएगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इस पर थोड़ा सा आप ख़ुद ही देख लें। अगर जो ट्रेड वाइज काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शॉप्स पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, वर्कशॉप पे, फैक्ट्रीज़ पे, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बाकी अपने इस पे पर्सनैलिटी पे ज़्यादा फोकस ना करें। जिस ड्रेसिंग में भी जाएंगे तो टेक्नीशियन का यही होता है कि उनको वो बंदे चाहिए होते हैं काम करने वाले। काम करने वाले बंदे वही होते हैं जो सिंपल ड्रेस में होते हैं। एक टाई कोट लगा के टेक्नीशियन काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए कोशिश यही करें कि सिंपल ड्रेस में जाएं, तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन इस पे हो जानी है।
तो बाकी ट्रेड हेडक्वार्टर से अलॉट होता है। इस पे ये होगा कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाएंगे हेडक्वार्टर में, तो उसके साथ आपका डिप्लोमा या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच होगा। तो उसका यही फ़ायदा होगा कि आप उसके बिहाफ पे आपको वही ट्रेड मिल जाएगा जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आपका एक्सपीरियंस भी ज़ाया नहीं जाएगा। तो आपके एक्सपीरियंस में से ही सवाल किए जाएंगे, जो आपके पास डिप्लोमा का एक्सपीरियंस है उसी के सवाल किए हो जाएंगे। इस पर कोई बड़ा मुश्किल नहीं होता। तो ट्रेड भी वही लगेगा और आगे भी आपकी प्रमोशन भी इसी में होती है। उसमें प्रमोशन भी होती रहती हैं, हर 3 साल 4 साल बाद प्रमोशन होती है एसटीएम टेक्नीशियन की। बाकी ट्रेड की नहीं होती, इसकी होती रहती है। तो ये ट्रेड ज़्यादातर टेक्निकल होते हैं, एयरक्राफ्ट पे इनका काम रहता है। तो पेंटर जो होते हैं वो उसकी पेंटिंग के हवाले से काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को देखते हैं, मैकेनिक इसी हिसाब से देखते हैं। तो बाकी आते हैं GSO1 और GSO2 की। GSO1 और GSO2 ग्राउंड सिग्नल ऑपरेटर, ये बेसिकली ऑपरेटर होते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर। ये स्विच बोर्ड, टेलीफोन स्विच बोर्ड जो होते हैं उनको ऑपरेट करते हैं। पूरे बेसिस के टेलीफोन को सप्लाई करना, एक से दूसरा नंबर मिलाना। तो बेसिकली इनका काम यही होता है। लेकिन इसके अलावा ये टेलीफोन लाइंस को भी ठीक कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास अगर टैपिंग स्पीड पे आप ठीक हैं, आप इंटरव्यू के लिए वो आ गए हैं, तो इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो ये बेटर है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपकी जो टैपिंग टेस्ट हुआ है उसी बिहाफ पे आपको रखा जाता है। इसकी टाइपिंग स्पीड भी इसीलिए ली जाती है क्योंकि बेसिक काम इनका कंप्यूटर पे होता है। जैसे कॉल आती है उनको इंटर करना कीबोर्ड पे, तो उसी हिसाब से वो इसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस पे थोड़ी सी स्पीड चाहिए होती है। तो दूसरे GSO1 और GSO2 का फ़र्क क्या है? GSO1 ये होता है कि BPS 9 में सीनियर होता है, GSO2 BPS 7 में जूनियर होता है। क्वालिफ़िकेशन में यही सेम ही है, लेकिन इनकी थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड में फ़र्क रखा गया है। तो इस पे 40 और 30 टाइपिंग स्पीड डिफरेंट कर दी कि इनकी कैटेगरी में फ़र्क आ जाए। तो बाकी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं होते इतने ज़्यादा। तो बस यही होते हैं, टेलीफोन के हवाले से कुछ पूछ लेते हैं कि आपको अगर दिया जाए आप उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, तो या कुछ पूछ लेते हैं एक्सेल शीट के बारे में। आपको इस पे याद रखना पड़ेगा। GSO1 और 2 वाले एक्सेल शीट पे थोड़ी सी तैयारी कर लें कि एक्सेल शीट को किस तरह मेंटेन किया जाता है, ये उनके लिए ज़रूरी होता है। तो बाकी अगर केबल का या कुछ इस पे अर्थिंग का कुछ भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, या किसी PTCL में काम करते रहें या किसी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते रहें, तो उनके लिए बेटर है कि वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे रिवील करें। उनको इससे फ़ायदा होगा क्योंकि बेसिक वहाँ पे PF में ये मेंटेनेंस ही होती है टेलीफोन की। वो भी GSO1 और GSO2 दोनों करते हैं। जो इनकी एक्सचेंजें होती हैं FC की हो गई, और जो इनके स्विच बोर्ड होते हैं टेलीफोन के, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे DPs लगी होती हैं, तो वहाँ से ये इनको मेंटेन करते हैं टेक्नीशियन। ये GSO1 GSO2 इनको ठीक करते हैं और इनके जितने भी मसले होते हैं वहीं से हल होते हैं। तो इस हवाले से इनको कोर्स भी कराए जाते हैं, वो कोर्स भी इनको कराया जाएगा। तो अगर नहीं भी आता काम, थोड़ा बहुत आप उस टाइम के साथ सीख जाएंगे। साथ साथ कोर्स भी इसके चलते रहते हैं। तो ये GSO1 और GSO2 के हवाले से मैं आपको बता रहा था। तो इस पे भी यही तैयारी करें कि आप अपना इंट्रो और ड्रेसिंग के ये कुछ ख्याल रख लें। बाकी हो सकता है हैंड सेट उनके साथ पास पड़ा हो, तो अगर वो आपको कहते हैं कि फ़लाँ बंदे की कॉल आ गई या फ़लाँ ऑफिसर की कॉल आ गई, तो वो आपको ये कह रहा है, आप उसको क्या जवाब दें। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए आपसे टेलीफोन सेट उठवा सकते हैं कि उठाएं, या आपको बोलेंगे यहाँ से फ़लाँ को कॉल मिलाएं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपको कॉल मिलाई जा सकती है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, जैसे भी है उसको आपने ट्रांसफ़र कर देनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास है स्टोरमैन, सप्लाई स्टाफ पे, जिस पे आ जाता है। स्टोरमैन के बहुत कम वैकेंसीज है इसके, जिसमें स्टोरमैन होता है फिर प्रमोट होके वो ASK LD UD और CSK बनता है, 14 स्केल पे चला जाता है। इसकी प्रमोशन बहुत स्लो होती है टेक्नीशियन की निस्बत। तो इसके लिए बेसिक यही होता है कि इन्होंने स्टोर को संभालना होता है, जैसे कि स्टोर मैन से ज़ाहिर है। ASK असिस्टेंट स्टोर कीपर होता है, LD लोअर डिवीज़न, UD अपर डिवीज़न, ये उनके लेवल हैं, प्रमोशन लेवल। तो इन्होंने स्टोर पे संभालना होता है, जितने भी एयरक्राफ्ट का सामान या बाकी सामान होता है उसका एक स्टोर बना होता है, उस पर वो मेंटेन रखते हैं। वो अपने हिसाब से फिगर उस पर मेंटेन रखते हैं। उस पर तैयारी यही करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने एक चीज़ को कैसे मेंटेन रखना है, रिकॉर्ड कैसे उनका रखना है कि फ़लाँ चीज़ पड़ी है स्टोर में, आपने कंप्यूटर से चेक करके बतानी है वो कहाँ पे। तो उसके लिए भी आपको एक्सेल पे थोड़ा सा
तवज्जो देनी होगी। एक्सेल की थोड़ी सी तैयारी करके जाएं। आपसे पूछेंगे फ़लाँ जगह पे रखा है, तो आपने उसको एक नंबर लगाना होता है, पार्ट नंबर लगा के उसको पूरा कि हाँ भाई 117B फ़लाँ जगह पे रखा है। और वो आपके कंप्यूटर में पता होगा कि 117B में क्या चीज़ है। तो कोई चीज़ चाहिए, किसी को डिमांड करनी है, तो वो आपके पास पूरे पेपर्स के साथ आना है। तो उन्होंने फिर आपसे डिमांड करनी है कि हमें ये चीज़ चाहिए। आप पीसी पे सर्च करेंगे, अपने कंप्यूटर पे सर्च करेंगे कि फ़लाँ चीज़ किस रैक में पड़ी है, तो वो आप उस रैक में चेक कर सकते हैं। 117B या जो भी उसके रैंडम नंबर लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, आपके पास सॉफ्टवेयर पे भी अपडेट करना है। इसके हवाले से तैयारी यही कि आपसे पूछा जाएगा कि रिकॉर्ड अपडेशन पे थोड़े से आपके इस पे सवाल किए जाएंगे। लास्ट ईयर से पिछले 3 साल से यही लगातार हर इंडक्शन पे रिकॉर्ड के हवाले से सवाल किए जाते हैं लड़कों से, क्योंकि लड़के सिविल से आते हैं तो उनको इतना नहीं पता होता रिकॉर्ड के, या स्टोर इतने नहीं होते उनके स्टोर में, तो ऐसे सामान पड़े होते बग़ैर तरतीब के। लेकिन वहाँ पे पीएफ में आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि आपके पास तरतीब में पड़े हो। नेक्स्ट पे आते हैं ड्राइवर के लिए एमटीडी की भी बहुत कम वैकेंसीज़ आई हैं। तो लेकिन इसमें जिन्होंने इंटेलिजेंस पास किया है उसके बाद उनका प्रैक्टिकल हो गया, तो प्रैक्टिकल के बाद अभी उनके पास रहता है जो उनका इंटरव्यू है, फाइनल इंटरव्यू यही होगा। उस पर इनसे कुछ ही सवाल पूछे जाएंगे कि आपको ड्राइव मतलब किस तरह की पसंद है, फास्ट, स्लो या ऐसे। इसके अलावा जो बेसिक आपसे सवाल किए जाएंगे कि मेंटेनेंस के हवाले से इस पे सवाल आपसे हो सकते हैं कि गाड़ी की मेंटेनेंस भी रखनी है, या मोटरवे पे जाना है तो किस स्पीड से जाना है, आपको किस टाइम तक आ जाना है, तो उस पर आप क्या क्या प्रिकॉशन एहतियात क्या करेंगे, ब्रेक्स का इस तरह। बाकी मेंटेनेंस पे आपने देखना है कि गाड़ी चलाने से पहले आपसे सवाल हो सकता है क्या देखा जाए। गाड़ी चलाने से पहले आपने टायर्स को चेक करना है, उनकी एयर चेक करनी है, और एयर प्रेशर चेक करना है, फ्यूल चेक करना है, आपने बैटरी चेक करनी है, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं उनको भी चेक करना होगा कि इंजन ऑयल किस हालत में है, ब्रेक ऑयल किस हालत में है, ये चीज़ें भी चेक करनी होती है। ये चीज़ें आप थोड़ी सी इसको देख लें, एक दफ़ा वर्कआउट कर लें, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन में आते हैं। बाकी ड्यूटी में भी यही होता है कि आपको सुबह गाड़ी लेनी है और उसके बाद उसकी पूरी क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग के बाद आप पे ये होगा कि आप उसके फ्यूल, इंजन ऑयल, एयर प्रेशर सारी चीज़ें चेक करके उसको एक प्रॉपर लॉग बुक में एंट्री करनी होती है। तो वो लॉग बुक में एंट्री करने के बाद डेली आपके ऑफिसर से, और इससे ऊपर भी वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, एनुअली भी वो चेक होता है कि आप या फ़लाँ ड्राइवर ने इसकी मेंटेनेंस की है या इंस्पेक्शन की है, तो ये उसका डेली लॉग बुक में आपने रिकॉर्ड रखना होता है। ये हर जगह पे होता है कि एक डायरी बना लेते हैं या उनके पास अपनी लॉग बुक के पैटर्न होते हैं, तो उसी लॉग बुक पैटर्न के हिसाब से वो आप पे क्वेश्चन में ये होगा कि LTV HTV पे आप थोड़ा सा कर लें कि जो साइन बोर्ड होते हैं उनका पूछ सकते हैं, कोई उनके पास होंगे साइन बोर्ड पेपर पे, तो वो आपसे पूछेंगे दिखा के ये किस चीज़ का साइन बोर्ड है। तो इस पे साइन बोर्ड पे आपने थोड़ी तवज्जो देनी है, जितने भी ट्रैफिक साइंस हैं उनको याद करना है। बाकी मेंटेनेंस के हवाले से पूछेंगे तो आपने करनी है, डेफिनेट करनी है। और इस पर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यही होगा कि स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऑब्वियसली ये होगा कि बैटरी का इशू होगा, करंट का इशू होगा। तो जो काबिल ड्राइवर होता है उनको इन चीज़ों का इल्म होता है कि कौन कौन सी इसमें प्रॉब्लम है। तो बेसिक प्रॉब्लम पता होने चाहिए कि एक मैकेनिक तक जाने से पहले ड्राइवर को इतना पता हो जाना चाहिए ये मसला क्या है। तो इस पे थोड़ी सी तैयारी कर लें। मेरे ख्याल से जो HTV लाइसेंस होल्डर हैं उनके पास तो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है कि उनको इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस का जो बेसिक व्हीकल इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस बोलते हैं वो होती होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट में हमारे पास कोक हैं। कोक्स के लिए तो टेस्ट के बाद सिर्फ ये इंटरव्यू है। इंटरव्यू पे ये होगा कि भी आपने उस पर कोई डिशेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको अगर कोई गलत डिश का भी बताते हैं तो आपने उसको कहना है कि ये डिश सर गलत है, लेकिन बनानी है तो मैं बना दूंगा, इस हवाले से किया जाता है। कोक्स हज़रात इस पर कोई परेशान ना हो, कोई मसले वाली बात नहीं होती, सिर्फ इनकी अपीयरेंस ही ज़रूरी है। सिलेक्शन सेंटर पे जाके सिर्फ अपीयरेंस दे दे, ये काफ़ी है। इनकी बाकी डिटेलिंग से ये हो रहा है कि इसके बाद इनको कोर्स भी कराया जाता है। नेवल के शेफ़ कोर्स बड़े मशहूर हैं, वो कराए जाते हैं इनसे। उसके बाद इनको मेस पे डिटेल कर दिया जाता है, तो अफसर मेस, एयरमैन मेस, जिस मेस पे भी होता है इन्हें कुकिंग करनी होती है, तो वो कुकिंग से स्टार्ट करते हैं हेल्पर पे, और हेल्पर से जब वो हेड कुक बन जाते हैं तो फिर उनकी सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही चलती है। इस तरह प्रमोशन होती रहती है। तो डिफरेंट जगहों पे कैंप भी लगते हैं, तो वहाँ पे भी, इसके अलावा बाकी जगहों पे भी ड्यूटी दे देते हैं। कैंटीन्स हो गई,
तो वहाँ पे भी इनकी डिटेलिंग हो जाती है। तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है उसी को रखा जाता है। मेरे ख्याल से जितने भी शार्ट लिस्ट हुए हैं, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वही सिलेक्टेड हैं, क्योंकि इनमें से मज़ीद शार्ट लिस्ट नहीं कर सकते। हर सिलेक्शन सेंटर पे अगर 2 से 3 4 इतने कुक्स को शार्ट लिस्ट किया गया, मैक्सिमम 10 को किया गया है। तो मेरे ख्याल से इनमें से 3 4 या 2 में से किसी को उन्होंने निकालना नहीं है, सबको इस पे रखना होगा। अभी इस पर क्लोज़अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो भी इस हवाले से, इस इंडक्शन के, फाइनल सिलेक्शन के और मेडिकल और उस पर बनाने लगे हैं इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें ताकि आप